स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट 4। इसके पार्ट 3 को 1 to 3 जो पार्ट हम लोग कवर किए, काफी इंटरेस्टिंग वे में कवर किया और 4 भी और भी धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे रीजन्स हम लोग जाने कि यूरोप में या यूरोप से अगर बात करते हैं तो स्लेव को लोग कैसे कहाँ ले गए, यूरोपियन जो थे अफ्रीका और इंडिया से स्लेव को कहाँ ले गए, किस चीज के लिए ले गए, रेप जो आपका अलग अलग तरह के जो एक रेप पेस्ट करके डिजीज आई थी उससे कितने एनिमल्स मरे, तो 90% अफ्रीकन एनिमल्स मर गए। सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया उसके मेन रीजन क्या रहते हैं और कौन सी कंट्री ने इस इकोनॉमिक डिप्रेशन को कैसे टाई अप किया, कैसे उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट वॉर रिकवरी। पोस्ट वॉर रिकवरी का मतलब हम बात करें 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद कैसे जो डिफरेंट कंट्री थी और रिकवरी की, और डिफरेंट कंट्री में हम ब्रिटेन और यूएसए की बात जरूर करेंगे कि ब्रिटेन का रिकवरी मेथड क्या था और यूएसए का रिकवरी मेथड क्या था। उससे पहले एक चीज और, अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो एक क्रेडिटर थे, ये लोन देते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये यूरोपियन कंट्री जो डेप्टर हो गए, यानी कि डेप्ट लिए, कर्ज लिए अलग अलग कंट्री से, और सबसे ज्यादा कर्ज इन्होंने यूएसए से लिया और सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला यूएसए था और सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला ब्रिटेन था। एक बात माइंड में लॉक करके रखेंगे कि वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन के जो कंट्रीज थे उसको बहुत सारा चीज दिखा करके गए। Which was the world's leading economic in the pre-war period of prolonged crisis। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं हम लोग, प्री वॉर पीरियड की बात करते हैं। प्री वॉर पीरियड की बात करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में जब वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री इन्वॉल्व हो गए तो एक चीज माइंड में लॉक करना पड़ेगा आपको, और वो चीज क्या लॉक करना है? वो चीज आपको लॉक करना है कि अगर कोई भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, वो डेवलपमेंट की तरफ सोच भी नहीं पाएगी, वो वॉर और वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में ही अपना सारा इकोनॉमी वेस्ट कर देंगी। और यूरोपियन कंट्री यही काम कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर के रीजन पे हम नहीं जाएंगे, उस वर्ल्ड वॉर के रीजन में से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ग्रोथ हुआ था वो। war had led to an economic boom that is to a large increase। अब देखिए वॉर होगा तो वॉर के टाइम में इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी वो बूम बहुत ज्यादा हुई। सेकेंड पॉइंट, उसके साथ प्रोडक्शन भी हुआ, कंजम्पशन भी हुआ। तो वॉर के टाइम में कैसे प्रोडक्शन, कैसे कंजम्पशन, तो हम बात करते हैं बहुत सारे सोल्जर पार्टिसिपेट करेंगे। सोल्जर्स के लिए गन चाहिए, सोल्जर के लिए सूट चाहिए, टेंट चाहिए, उसके लिए शूज चाहिए, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहेगी। और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग जगह से वर्कर को हायर किया गया। तो हायर किया गया मतलब कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में इकोनॉमी जो है वो काफी बूम कर गई। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो गया। तो ये नहीं देखा गया कि हम इतना ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो लोगों को अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रोडक्शन में, बाद में जो वॉर खत्म हो जाएगा इनको कहां पे मूव करेंगे, एक बड़ा इशू, एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पूरा कि डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, किस चीज की डिमांड बढ़ी थी? तो प्रोडक्शन अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट्स क्या 3 चीजों की थी, और डिस्कस किया हम लोग, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। लेकिन एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा डिक्लाइन कर जाएगा, प्रोडक्शन भी डिक्लाइन करेगा। कब? जब वॉर खत्म हो जाएगी। जब वॉर खत्म हो जाएगी तो सोल्जर की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? उतने सोल्जर जो हायर किए गए थे। वॉर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बन रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन एंड द फार्मर फेल इनटू डेब्ट। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री की। यूरोपियन कंट्री में जैसे यूरोप रीजन हो गया, मान लो आप यहाँ पर, तो यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज जो है एग्रीकल्चरली कम एक्टिव है और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर ज्यादा है, जबकि यूरोप के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज्यादा एग्रीकल्चरली एक्टिव है। अगर क्लास 9th का आपको टॉपिक याद होगा तो 85% रशियन पीपल जो थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो एग्रीकल्चर करते थे, 85%। इसका मतलब कि रशिया का है ईस्टर्न यूरोप में, तो ईस्टर्न यूरोप वाले जो थे एग्रीकल्चरली एक्टिव थे, और ईस्टर्न यूरोप जो थे जैसे यूक्रेन अभी जहां पे आपका लाइज कर रहा है, यूक्रेन रशिया का टूटा हुआ पार्ट है, इन सब रीजन में व्हीट का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता था।
लेकिन इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर के बाद व्हीट का प्रोडक्शन और भी कुछ कंट्रीज में लार्ज स्केल में होने लगा, और उसमें से एक था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो अब अगर ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंसी जो थी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज पे कम हो गई, कम प्राइस में आपको यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ग्रेन्स अवेलेबल करा देते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को। एक मेजर रीजन, इस चीज को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो लार्ज स्केल में आपके पास अवेलेबल है और उसकी डिमांड कम है, ठीक है, अच्छा सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो उस केस में क्या हो जाता है, गुड्स के प्राइस डिक्लाइन कर जाते हैं। सेम चीज यही हुआ कि अब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी लार्ज स्केल में क्या कर रहे थे, व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसके चलते इसका वैल्यू कम हो गया। तो मार्केट मान लीजिए कि 5 केजी की रिक्वायरमेंट है और 8 केजी वहां पे अवेलेबल है, तो उसमें गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं। तो प्राइस कम होने से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व लोग थे उनको काफी ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer हेनरी फोर्ड। अच्छा एक चीज हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर जो टाइम पीरियड था, वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद किसने कैसे रिकवरी की, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस रिकवरी में जो सबसे फास्ट रिकवरी किया वो यूएसए था। यूएसए ने कैसे फास्ट रिकवरी किया, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और फास्ट रिकवरी तो किया, एक पॉजिटिव आउटकम्स इसका है, लेकिन फास्ट रिकवरी का एक निगेटिव, एक बहुत ही बड़ा निगेटिव आउटकम्स भी रहेगा। अच्छा दुनिया में अगर कुछ पुरानी कंपनियों की बात, पुरानी क्या, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कंपनी की बात करेंगे, उसमें से फोर्ड कंपनी है। और फोर्ड कंपनी के फाउंडर है हेनरी फोर्ड। काफी अच्छे इंडस्ट्रीज थे, आइडियाज इनके पास बहुत सारे थे, जो आप अभी अगर आपको वीडियोस वैसा देखने को मिला होगा, तो अगर कोई भी आप वीडियो देखते हो जहां पे कार या कोई व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती हैं, मतलब एक कंटिन्यू पैटर्न में चीजें आती है और उसके साथ उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, टाइप कर दिया जाता है, उसके बाद चीजें रेडी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे वर्कर्स हैं पकड़ करके उसको वहां पे पुट कर रहे हैं, सारी चीज मशीन के थ्रू होता है। तो एक कॉन्सेप्ट की सारी चीजें जो व्हीकल्स इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है, कैसे सारी चीजों को अरेंज वे में करना स्टार्ट किए, इस पैटर्न को कौन लाया, तो उस पैटर्न को हेनरी फोर्ड लाए थे। इस पैटर्न को कहां से कॉपी किए थे, कहां पे इन्होंने देखा कि सारी चीज जो है एक पैटर्न में हो रहा है, उसको कहते क्या है, इस चीज को हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे। He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way to producing vehicles. Assembly line method एक बढ़िया टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है कि what is the meaning of assembly line method. क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। और इस असेंबली लाइन मेथड से कैसे हम फास्टर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो असेंबली लाइन मेथड को पहले समझ लीजिए आप। अच्छा अगर आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, एयरपोर्ट पे जाते हो तो क्या करते हो, अगर आपके पास ज्यादा लगेज है तो आप वेट करते हो, वो लगेज घूमते हुए आपके पास आ जाता है। तो एक ऐसे मान लो कि एक सर्कल है, एक कंटिन्यू मूव कर रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहां से चीजें घूमते हुए यहां पर आ गई, यहां पर आप खड़े हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हम असेंबली लाइन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्शन मेथड को, इससे अगर कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कि अलग अलग गुड्स है, यहां पर हम अलग गुड्स रख दिए, व्हीकल्स बनाने के अलग गुड्स, और घूम घूम करके यहां पर एक साथ ऐड होकर के फाइनल कार यहां पर हमको मिल जा रही है। तो इस पूरे मेथड जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, इसको हम असेंबली लाइन मेथड कहेंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आपका क्या होता है, कन्वे और बेल्ट होता है। कन्वे बेल्ट का मतलब जो कन्वे बेल्ट वाला पैटर्न था, अमेरिका में कहां से लिया गया, तो स्लटर हाउस से लिया गया। स्लटर हाउस का मतलब होता है मीट वाले हाउस। एक बेल्ट टाइप का रहता था, उस पर बहुत सारे जानवर रहते थे जो काटने वाले होते थे, कंटिन्यू जानवर आ रहे हैं उसको काटते जा रहे हैं। सेम इसी तरह से अलग अलग व्हीकल्स पार्ट को रख दिया जाता था, और इसके बाद यहाँ पर वर्कर्स रहते थे जो एक फिक्स टाइम में क्या करते थे, वो अलग अलग गुड्स का मतलब वही फिक्स टाइम में उसको एक साथ अटैच कर देते थे और फाइनल गुड्स बना देते थे। फिक्स टाइम दिया जाता था। यहां तक कि डिस्कस भी है कि एक कार को बनाने के बाद 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। इससे क्या हो कि आराम आराम से जो स्लोथ वाली स्पीड से कार का प्रोडक्शन होता है वो बूम कर गया, काफी फास्ट स्पीड से कार का प्रोडक्शन होने लगा। इस स्लटर हाउस से जो कॉन्सेप्ट लिया गया था कन्वे बेल्ट का या असेंबली लाइन मेथड के थ्रू, क्या कर दिया गया, तो चीपर रेट में कार का प्रोडक्शन, व्हीकल्स का प्रोडक्शन काफी फास्ट कर दिया गया। ये कहां किया गया, पूरे जो हेनरी फोर्ड की कंपनी थी वहां पर। बुक में पिक्चर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी कार रखी हुई है।
और कार हजार की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में कार का इन्होंने प्रोडक्शन किया हेनरी फोर्ड ने। तो एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हेनरी फोर्ड का था। कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसे इतना आगे नहीं बढ़ता है, कुछ न कुछ और लोगों से हट करके सोचता है, तब जाकर के वो आगे बढ़ता है। ठीक है। इन this person Ford doubled the daily wages of $5 in January 1914। अब यहां पे देखिए, यहां पे वर्क प्रेशर आ गया। अब जो वर्कर्स थे जो अपने आराम से वर्क करते थे, अब यहां पे वर्क प्रेशर आ गया। फिक्स टाइम में आपको उस चीज को टाइप करना रहता था। अच्छा मान लीजिए कि काफी ज्यादा एक वर्कर काफी अच्छा से काम करे, एक वर्कर ज्यादा मतलब टाइम ले रहा है, इसमें क्या होगा, अलग अलग गुड्स यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। मान लीजिए कि सुपरवाइजर ने देखा, बोलता है कि तुम अच्छा से काम नहीं करो, यहाँ पे गुड्स क्यों स्टोर्ड है। तो इस वर्क प्रेशर को सब वर्कर नहीं झेल पाए, बहुत सारे ने जॉब छोड़ दी। तो यहां पर हेनरी फोर्ड जो थे एक अलग कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई कर दिया, वेजेस को डबल कर दिया। और वेजेस को डबल करने के बाद वो बोलेंगे कि वेजेस डबल करने के बाद ही मैंने कॉस्ट कटिंग की है। उन्होंने वर्कर्स को बोला कि देखो बाहर में तुमको कम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कम सैलरी मिलेगी, तो तुम मेरे यहां आओ, ज्यादा वर्क करो, ज्यादा सैलरी लो। तो क्या किया कि उन्होंने इसको डिक्लाइन नहीं होने दिया। जो प्रोडक्शन मेथड था इतना फास्ट था, उसको डिक्लाइन नहीं होने दिया हेनरी फोर्ड ने। तो ये था असेंबली लाइन मेथड और कन्वे बेल्ट के हेल्प से फास्ट प्रोडक्शन करना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वर्कर की सैलरी को डबल करके प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया कि दो चीजें वहां पर यूरोप में और उसके साथ साथ यूएसए में लाइज करने लगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन। ठीक है, वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिली, अलग अलग गुड्स को परचेज करके अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर लिए, इंप्रूव कर लिए। बहुत सारे जैसे हम इससे पहले पढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह थी, चाहे यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, एशिया की बात करें। एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा जनरेट करके हेनरी फोर्ड ने दे दी कि हर किसी का लाइफ इंप्रूव हो गया। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन और उसके साथ साथ लार्ज स्केल में कंजम्पशन हुआ। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो बोल रहा है कि एक डेटा जो दिया, इस डेटा को माइंड में रखिएगा कि कार प्रोडक्शन जो था 2 मिलियन पर कार, यानी कि नियर अबाउट 20 लाख कार का प्रोडक्शन 1919 में किए, और आगे चल करके कितना हो गया, 5 मिलियन इन 1929। तो भले ही वर्कर स्टार्टिंग स्टेज में छोड़े, हेनरी फोर्ड का ऑफर था डबल वेजेस देंगे, और डबल वेजेस के चलते बहुत सारे वर्कर्स आकर के उनको ज्वाइन भी किए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इन 1923 द यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। दूसरी बात कि 1923 के आसपास थोड़ा सा कैपिटल यानी कि जो डेप्ट दे रहा था अलग अलग नेशन को, स्पेशली यूरोपियन कंट्री को, उसने थोड़ा बंद कर दिया। और बंद कर दिया मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो यूरोप के लोन पे ही सर्वाइव करते थे। अगर हम वेमर रिपब्लिक की बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी यूएस के लोन पर ही हो रही थी। और अचानक यूएस ने जब लोन बंद कर दिया, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई वहां की, तो इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी टोटली डिक्लाइन हो जाएगा, जर्मनी के नोट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्या हुआ कि जब इसने बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। कब, 1929 में। और एक कब तक रहा, लास्ट यानी कि मिड 1935 के आसपास तक ये क्या रहा, इस जो इकोनॉमिक डिप्रेशन उसका इंपैक्ट रहा। फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके भी इकोनॉमिक डिप्रेशन के इंपैक्ट रहेंगे। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस लोन से यूएस ने क्या किया था, बहुत सारे कंट्रीज को लोन दिया था, अचानक इसने लोन बंद कर दिया, और इससे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री अफेक्ट हो गए। और अगर यूरोप अफेक्ट होता है तो इसका मतलब कि एशिया भी अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूरोप उस समय यूरोप के बहुत सारे कंट्री के कॉलोनियल नेशन एशिया में थे। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लैंड उस समय अफेक्टेड होगा तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया भी अफेक्ट होगा। इंग्लैंड का जिस कंट्री पे कंट्रोल है वो कंट्री अफेक्ट होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about 1,10,000 companies had collapsed. और ये इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना ज्यादा बड़ा था कि छोटे छोटे बैंक जो हैं वो बंद हो गए। कितना डेटा था, 4,000, और कंपनी 1,10,000 कंपनी बंद हो गई। ठीक है, The tremors of a crisis in one part of the world were quickly relayed. अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारी जो कंट्रीज थे इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से उभर करके आगे आ गए, और बहुत सारी कंट्री इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के दलदल में फंस गए।
ठीक है। बहुत सारे ने काफी फास्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिकवरी की, एग्जांपल के लिए यूएसए, और बहुत सारे को रिकवरी करने में टाइम लगा, जैसे यूरोपियन कंट्री, ठीक है। और यूरोपियन कंट्री में कौन, ईस्टर्न यूरोप वाले ज्यादा, क्योंकि इनका जो टोटल लाइफ स्टाइल था वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा अफेक्ट हुआ क्योंकि इनके कंपेयर में वर्ल्ड के और कंट्री प्रोडक्शन कर रहे थे और चीप रेट में वो ग्रेन्स अवेलेबल करा रहे थे, ठीक है। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स, यही चीज अभी आपको मैं बता रहा था कि पीजेंट्स जो थे ज्यादा सफर किए, ज्यादा प्रभावित हुए, किनसे, अर्बन ड्वेलर्स से, अर्बन रीजन में जो वर्कर्स थे उनके कंपेयर में। रिलेट कर दिया मैंने कि ईस्टर्न यूरोप के जो प्रोड्यूसर्स थे ये लोग। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडिपेंडेंस इंक्रीज्ड, दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, बोला कि मोर्टगेज लैंड्स। दूसरी बात की जो इंडियन पीजेंट्स थे इन्होंने क्या किया, अपनी चीजों को गिरवी रखना स्टार्ट कर दिया, जो भी इनके पास होता था, लैंड या ज्वेलरी, ये सब, ताकि वो सरवाइव कर सके इस इकोनॉमिक डिप्रेशन में। और इस तरह से एक जो पार्ट 4 है वो हमारा खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो अभी का सबसे अच्छा न्यूज है चैनल के लिए भी और आपके लिए भी, कि हम लोग का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ गया है, तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपका दिया जाता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आर्कोटबा एजुकेशन करके ऐप का नाम है, तो वहां पे आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कीजिए, जो भी लोग हैं, ठीक है। कि अब वो लिंक भेजने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, और सिक्योरिटी इशू भी नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिंक सेफ है कि नहीं, बट अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर का अगर वो पार्ट है तो वो सेफ रहेगा ही, वो है ही सेफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई डाउट आपको है, तो टेलीग्राम का जो टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एसएसटी का रहा, साइंस के लिए इग्नाइट वर्ड्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पे भी पूछ सकते हैं। इग्नाइट वर्ड्स का भी हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप अपने साइंस से रिलेटेड या और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से धमाकेदार तरीकों से।